स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूँ सीए प्रणव ठाकरे और आज के लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है समझना। अब जब मैं आर्टिकल था, अब तो सीए हूँ, जब मैं आर्टिकल था तब क्या था, मैं बहुत गरीब था क्योंकि सर स्टाइपेंड तो पता ही है कितना होता है। तो मेरा स्टाइपेंड था 2500 रुपये पर मंथ। तो मैं क्या था, एक पार्ले जी अफोर्ड कर पाता था एक दिन का, सिर्फ एक पार्ले जी का पैकेट अफोर्ड कर पाता था। तो एक पार्ले जी, बट दिन बहुत ख़राब थे, बट ख़राब दिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। तो धीरे धीरे कड़ी मेहनत से मैं सेकंड ईयर पे पहुंचा और सेकंड ईयर आर्टिकल बनने के बाद मेरा जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज़ हो गया। वो इंक्रीज़ होके हो गया 5000 रुपये। वाह, 100% इंक्रीज़। अब ये स्टाइपेंड इंक्रीज़ होने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा पेट का भी सवाल है, तो क्या करते हैं, थोड़ा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ करते। तो मैं 2 पार्ले जी खाने लगा, 2 पार्ले जी खाने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अमीर बन गया था थोड़ा। अब मैं तीसरे साल में पहुंचा। तीसरे साल में पहुंचने के बाद मेरा स्टाइपेंड हो गया डायरेक्ट 7000 रुपये। और 7000 होने के बाद मैंने क्या किया तुम्हें पता ही है, मैं दिन के फिर 3 पार्ले जी खाने लगा, 3 पार्ले जी खाने लगा। तो इस स्टोरी से क्या समझ में आता है? इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि सर जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गुड्स का कंजम्पशन भी क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। और यही गुड्स का कंजम्पशन तुम्हारा कितना चेंज होने वाला है या क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होने वाला है, यही बताने के लिए अपने पास रहती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी यानी क्या? इनकम इलास्टिसिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है? द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम, ओनली अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अगर बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखोगे तो इनकम चेंज होने से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होने वाली है, ये अगर तुम निकाल रहे हो तो उसी को बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जो अपन ने फॉर्मूला सीखा था वही फॉर्मूला रहेगा, बस प्राइस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकम। तो देखना, और ये जो चेंज रहता है, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस रहता है, ये हमेशा किसके टर्म्स में निकाला जाता है? परसेंटेज के टर्म्स में निकाला जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये रहता है उसका फॉर्मूला। अब ये क्या, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये हो गया उसका इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इसी को अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करें तो जैसे अपन इनकम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते थे, वैसे ही दूसरा फॉर्मूला अपना आ जाएगा इनकम इलास्टिसिटी का। वो क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनकम अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे बहुत जगह पे ये देखने को मिलेगा कि इनकम को आई से रेफर ना करते हुए वाई से रेफर किया जाता है। तो इनकम इज इक्वल्स टू वाई। तो इनकम को किससे रेफर किया जाएगा? वाई से रेफर किया जाएगा। बट मैंने मेरे फॉर्मूले में क्या किससे रेफर किया? पी से आई से रेफर किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये अपने को बहुत सारी चीज़ें बताती है, और ये जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का एनालिसिस है वो मैंने इस चार्ट में सम अप किया है। अब कंडीशन क्या है? प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड रिमेन्स द सेम। अगर तुम्हारा इनकम बढ़ने से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड भी सेम बढ़ती है, सेम परसेंटेज से बढ़ती है, तो उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर तुम्हारा 20% से इनकम बढ़ा तो उस गुड्स के कंजम्पशन भी, उसकी क्वांटिटी भी तुम्हारी 20% से अगर बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड भी 20% से बढ़ी, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा 1।
ठीक है, यानी यूनिटरी इलास्टिक। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इनकम, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स रिमेन्स द कांस्टेंट एज अ इनकम राइजेस। तो मतलब तुम्हारे टोटल इनकम का अगर तुम पहले 5% उस स्पेसिफिक गुड्स पे स्पेंड करते थे और तुम्हारी इनकम बढ़ने के बाद भी अभी भी तुम उस गुड्स पे तुम्हारे टोटल इनकम का 5% ही स्पेंड कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है यूनिटरी इनकम, यूनिटरी डिमांड या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। अब ये जो गुड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, सच एज मिल्क और ब्रेड। अब मिल्क और ब्रेड जो नेसेसिटीज़ होती है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी नेसेसिटीज़ भी उसी प्रपोर्शन में हमेशा बढ़ते हुई दिखाई देती है। तो इनकम इलास्टिसिटी नेसेसिटीज़ की हमेशा क्या रहती है? 1 रहती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू इनकम। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा इनकम बढ़ा 20% से, तो उस गुड की तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 50% से, तो 50% से बढ़ गई तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड। इस केस में क्या हो जाएगा? तुम्हारी इनकम इलास्टिसिटी आ जाएगी 1 से ज़्यादा, इनकम इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फास्टर देन द रेट ऑफ इनकम इंक्रीज, द गुड्स बिकम अ लार्जर शेयर ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम राइजेस। पहले अगर उस गुड पे तुम्हारे टोटल इनकम का 2% खर्च कर रहे थे और अब जब तुम्हारी इनकम बढ़ी है तो तुम 10% टोटल इनकम का खर्च कर रहे हो, मतलब तुम्हारा जो प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम है उस गुड्स पे खर्चे का वो बढ़ रहा है। तो इस केस में तुम्हारी इनकम इलास्टिसिटी क्या आ जाती है? 1 से ज़्यादा आ जाती है। देखो कौन सी भी चीज़ें हम जब कंपेयर कर रहे हैं कि इनकम इलास्टिसिटी 1 रहेंगी या इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा रहेंगी, वो 2 चीज़ों के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो कि परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना हुआ और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, और दूसरे इससे जो कंपेयर कर रहे हैं वो है कि तुम्हारे टोटल इनकम का पहले कितना प्रोपोर्शन तुम उसको डिवोट करते थे और अभी तुम्हारे टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन उस गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन को डिवोट कर रहे हो। उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं। और जब इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, वो जो गुड्स होते हैं वो नेचुरली या बेसिकली लग्जरियस नेचर के होते हैं। मतलब लग्जरियस मतलब जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं और जो हम किसके लिए, फन के लिए कंज्यूम करते हैं, उसको बोला जाता है लग्जरी गुड्स, सच एज डिज़ाइनर क्लॉथ्स और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे एप्पल का फ़ोन हो गया, आईपैड हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये जनरली सोसाइटी में लग्जरियस गुड्स माने जाते हैं। तो जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं ना, तो इनका कंजम्पशन, इन लग्जरियस गुड्स का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ते जाता है। तो इसी वजह से इनकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा आती है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड डिक्रीजेस। समझना क्या हो रहा है? तुम्हारा इनकम बढ़ा 20% से, बट किसी गुड्स और सर्विसेज में तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सिर्फ 10% से बढ़ा। मतलब तुम्हारा इनकम फास्टली राइज हो गया और तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत स्लोली इंक्रीज हुआ। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में उसकी इनकम इलास्टिसिटी हो जाएंगी 1 से कम। पॉजिटिव रहेंगी बट 1 से कम, मतलब 0 से ज़्यादा और 1 से कम रहेगी। द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बट मोर स्लोली एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इनकम इंक्रीजेस। तो क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या बढ़ रहा है? ज़्यादा तेज़ी से तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, बट उससे कम तेज़ी से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ऊपर उल्टा हुआ था, ऊपर जितने तेज़ी से तुम्हारा इनकम बढ़ा था उससे ज़्यादा तेज़ी से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी थी लग्जरियस गुड्स के केस में। बट नेसेसिटीज़ के केस में उल्टा होता है। नेसेसिटीज़ के केस में इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और उसके कम तेज़ी से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी नेसेसिटी गुड्स की, सच एज फूड एंड बेसिक यूटिलिटीज़। और लास्ट में, अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मेरी इनकम बढ़ती भी है तो भी मेरे स्पेसिफिक गुड का कंजम्पशन क्या रहेगा? उतने का उतना ही रहेगा। जैसे मेडिसिन होते हैं, फॉर एग्जांपल सिर दुखने की मेडिसिन, तो क्या हो गया? पहले मेरी इनकम 1 लाख थी तो भी मैं उतनी ही मेडिसिन कंज्यूम कर रहा था जितनी मुझे नीड है, ठीक है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। और अगर मेरी इनकम 10 लाख भी हो जाती है तो भी मैं उतनी ही मेडिसिन कंज्यूम करूंगा। तो मेरी इनकम कम या ज़्यादा होने से उस मेडिसिन के क्वांटिटी डिमांडेड पे, उस मेडिसिन के कंजम्पशन पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। उस केस में तुम्हारी इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार।
डिमांड इज अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, अनरिस्पॉन्सिव और निगेटिवली रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड को कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उस केस में इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो। फॉर इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, डिमांड रिमेन्स अनचेंज विद द इनकम चेंजेस। फॉर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम राइजेस। मतलब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारे उस गुड्स की डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ये कब होता है, जब हमारा इनकम बढ़ता है और कोई कंजम्पशन अपन कम कर देते, ये होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में। जैसे जैसे अपन अमीर बनते जाते वैसे वैसे जो इन्फीरियर गुड्स है उनका कंजम्पशन अपन धीरे धीरे कम कर देते, और इसी वजह से यहाँ पे अपने को जो इनकम इलास्टिसिटी है वो जीरो भी नहीं निगेटिव में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जीरो में इनकम इलास्टिसिटी अगर जीरो है या फिर इनकम इलास्टिसिटी अगर निगेटिव है, तो दोनों केस में ऐसा माना जाएगा कि जो गुड्स है वो कौन से नेचर का है, इन्फीरियर नेचर का है। सच एज जेनेरिक ब्रांड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे तुम अमीर बनते जाओगे, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कंजम्पशन होता था। अमीर बनने के बाद तुमने कार ले ली तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कंजम्पशन क्या हो गया, तुम्हारा जीरो हो गया। पहले पॉजिटिव था, अब जीरो हो गया, मतलब उल्टा आ गया। जैसे इनकम बढ़ी, कंजम्पशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कम हुआ, तो ये चीज़ें क्या हो रही, अपोजिट डायरेक्शन में रन हो रही, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रही। इसकी वजह से इनकम इलास्टिसिटी इस केस में आती है लेस देन जीरो। ठीक है, या फिर जीरो। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द वर्ड्स लग्जरी, नेसेसिटी एंड इन्फीरियर गुड डू नॉट सिग्निफाई द स्ट्रिक्ट डिक्शनरी डेफिनेशंस हियर। इकोनॉमिक्स में कौन सा गुड लग्जरी है, कौन सा गुड नेसेसिटी है, कौन सा गुड इन्फीरियर है, ये डिक्शनरी के हिसाब से तय नहीं होता या सोशल नॉर्म्स के हिसाब से तय नहीं होता, ये तय होता है उसके इनकम इलास्टिसिटी के बेसिस पे। कैसे, अगर कोई गुड्स एंड सर्विस है, उसकी इनकम इलास्टिसिटी अगर एक से ज़्यादा है तो उसको जनरली लग्जरी गुड बोला जाएगा। ठीक है, अगर इनकम इलास्टिसिटी ज़ीरो है तो उसको जनरली इन्फीरियर गुड बोला जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी अगर 1 है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स या बेसिक गुड्स। और अगर उनकी इनकम इलास्टिसिटी कितने के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, तो उसको बोला जाएगा नेसेसिटी। तो क्या हो रहा है समझना, तुम्हारे इनकम इलास्टिसिटी के बेसिस पे तुम्हारे गुड का टाइप डिसाइड हो रहा है, किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इज दैट इनकम इलास्टिसिटी डिफर इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तुम्हारे सेम गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी अगर शॉर्ट रन में कैलकुलेट करोगे और लॉन्ग रन में कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें चेंज मिलेगा तुम्हें। तो बेसिकली क्या होता है कि शॉर्ट रन में इनकम इलास्टिसिटी उसी गुड की कम रहती है और लॉन्ग रन में इनकम इलास्टिसिटी उस सेम गुड की थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है जनरली। For nearly all the goods and services, income elasticity of demand is larger in long run than in short run। वही बात अपन ने अभी की। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स बिजनेस टू फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स। अब ये इनकम इलास्टिसिटी का फायदा क्या है, वापस से कंज्यूमर का इनकम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसके हिसाब से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी की स्टडी करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या मेरी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। अब क्वांटिटी डिमांडेड यानी बेसिकली तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा या सेल्स घटेगा, ये तुम्हें पता चल जाएगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी इनकम बढ़ने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेल्स भी उतने ही लेवल से बढ़ जाएगा, या इनकम घटने से सेल्स भी उतने ही लेवल से घट जाएगा। अगर तुम्हारी इनकम इलास्टिसिटी, तुम जो गुड्स बेचते हो उसकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा अगर इनकम बढ़ा तो तुम्हारी जो सेल्स है, तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा लेवल से बढ़ जाएगा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली साइक्लिकल होते हैं। मतलब इनकम बढ़ी तो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इनकम थोड़ी सी भी घटी तो लोग बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कम कर देते हैं। ठीक है, तो इनका जो सेल्स है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग देखने को मिलता है। और अगर तुम्हारी इनकम इलास्टिसिटी 0 से कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ा, लोगों का, तुम्हारा यानी लोगों का, कंज्यूमर का इनकम बढ़ा, तो तुम्हारा जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए इनकम इलास्टिसिटी को स्टडी करना। किसके पर्सपेक्टिव में? हम जो गुड्स बेच रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में। अब आगे बढ़ते हैं। ये ही सारी जो थ्योरी है वो थी इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। अब समझना, तुम्हारी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारे गुड्स के प्राइस से अफेक्ट होती है, और तुम्हारे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारे इनकम से भी अफेक्ट होती है। बट तुम्हारे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे गुड्स के प्राइजेस से भी अफेक्ट होती है। कैसे? मान लेते हैं टी की अगर प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी कंज्यूम करना चालू करेंगे, तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगी? कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी। यहाँ पे समझना, किसी गुड की डिमांड बढ़ गई, बट किसके बढ़ने से? किसी दूसरे गुड के प्राइस के चेंज होने से। तो एक के प्राइजेस का चेंज दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करता है, और अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसी को बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी। द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी मे चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यानी एक तो वो सब्सटीट्यूट होने चाहिए या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अब सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं ये पता है, बट फिर भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस डिमांड। उस डिमांड को क्या बोला जाता है? क्रॉस डिमांड। एक का प्राइस चेंज होने से दूसरी की क्वांटिटी डिमांडेड अगर अफेक्ट हो रही है तो उसको बोला जाएगा क्रॉस डिमांड। और इन्हीं का अगर परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं तो उसको बोला जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं और उसका मेन गुड्स के साथ क्या रिलेशन होता है ये अपन समझेंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स यानी क्या? सब्सटीट्यूट गुड्स यानी गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर। एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर दो गुड्स में से कोई भी एक गुड यूज़ हो सकता है तो उसको बोला जाएगा सब्सटीट्यूट गुड। तो ठीक है, तो मॉर्निंग रिफ्रेशनेस के लिए टी भी कंज्यूम किया जा सकता है या फिर कॉफ़ी भी कंज्यूम किया जा सकता है। तो दोनों गुड्स एक ही वांट को सेटिस्फाई करते हैं तो दोनों गुड्स क्या हो गए? सब्सटीट्यूट हो गए। अब ये सब्सटीट्यूट का रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन रहता है। समझेंगे पॉजिटिव रिलेशन कैसे रहता है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये है प्राइस, अपना जो नॉर्मल डिमांड कर्व है उसके हिसाब से। बट यहाँ पे मानेंगे कि प्राइस है कॉफ़ी की और क्वांटिटी डिमांडेड है टी की। जब कॉफ़ी की प्राइस कम थी, समझना ध्यान से समझना, जब कॉफ़ी की प्राइस कम थी तब लोग क्या बोलते थे कि देखो कॉफ़ी तो बहुत सस्ती है तो हमें कॉफ़ी कंज्यूम करनी चाहिए। तो इसीलिए जो टी की क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बहुत कम थी। बट जैसे जैसे मान लेते हैं कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई, बढ़ के यहाँ पे आ गई, तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं यार कॉफ़ी तो बहुत महंगी हो गई, हम क्या कंज्यूम करते? टी कंज्यूम करते। तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? टी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी। तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और अगर ग्राफ को अगर इस पॉइंट से ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा? ये रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। मतलब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है किसकी? सब्सटीट्यूट एटम की यानी टी की। तो दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। तो इस केस में इस रिलेशनशिप को बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है। तो अगर प्राइस ऑफ गुड और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्सटीट्यूट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर गुड्स, अगर दोनों भी एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When the price of substitute good increases, the quantity demanded of original good increases because consumers switch to the cheaper alternative। क्या हो रहा है यहाँ पे भी अपन ने सेम चीज़ देखी थी कि अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो लोग क्या बोलते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है? कॉफ़ी का अल्टरनेटिव क्या है? तो अपने को समझता है कि कॉफ़ी का अल्टरनेटिव टी है। तो लोग क्या कर देते हैं? अपनी कंजम्पशन हैबिट को स्विच कर देते हैं कॉफ़ी से टी की तरफ। तो इस वजह से क्या हो जाता है? टी की क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनका जो रिलेशन है वापस कैसे है? पॉजिटिव रिलेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों को एक साथ कंज्यूम करना पड़ता है, उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी राइटिंग की वांट है या राइटिंग की नीड है तो तुम्हें पेन और इंक साथ में कंज्यूम करना पड़ेगा। तो पेन और इंक क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या उससे ज़्यादा गुड अगर एक साथ तुम्हें कंज्यूम करने पड़ रहे हैं
तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। गुड्स दैट आर यूज टुगेदर, बेसिकली जो गुड्स साथ में यूज होते हैं जनरली, उसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इनका जो रिलेशन होता है ये कैसे होता है, ये निगेटिव रिलेशन होता है। वापस से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे और समझेंगे निगेटिव रिलेशन कैसे होता है। तो ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड और ये हो गया प्राइस। अब प्राइस लेते हैं अपन पेन की और क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं इंक की। अब मुझे बताओ पेन और इंक क्या है, सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है क्योंकि दोनों को एक साथ कंज्यूम किया जाता है जनरली। अब क्या हो रहा है समझो, जब पेन की प्राइस कम थी, पेन की प्राइस कम थी, तब लोग ज़्यादा पेन कंज्यूम कर रहे थे। अब ज़्यादा पेन कंज्यूम करेंगे तो उन पेन में ज़्यादा इंक लगेगी, तो इंक की क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, इंक की क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा थी। तो पॉइंट कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। बट जैसे जैसे पेन की प्राइस बढ़ी वैसे लोगों ने पेन यूज़ करना कम कर दिया, और पेन यूज़ करना कम कर दिया तो इंक की भी ज़रूरत उन्हें कम पड़ी, तो इंक की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। तो दूसरा पॉइंट हमारा बना यहाँ पे। और जब ऐसे ग्राफ निकलता है तो इसको बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या हो रही है, कम हो रही है, और इस रिलेशनशिप को बोला जाएगा इन्वर्स रिलेशनशिप। क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या फिर जब दूसरा बढ़ता है तो पहला घट जाता है, तो इसी को बोला जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप। और सब्सटीट्यूट के केस में ये रिलेशनशिप कैसे रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और जब पहला घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। इस केस में उसको बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनकी रिलेशनशिप कैसे रहती है, निगेटिव रिलेशनशिप, या फिर उसको बोल सकते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। When the price of complementary explanation, when the price of complementary goods increases, the quantity demanded of original good decreases because the overall cost of using both goods together become high। तो लोग बोलते हैं कि देखो पेन यूज़ करना तो बहुत महंगा हो गया और उसके साथ इंक भी यूज़ करना पड़ता है, तो इंक भी महंगी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का कंजम्पशन एक साथ ही कम कर देते हैं। क्योंकि जनरली एक को तो यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ पेन को यूज़ कर नहीं सकते या सिर्फ इंक को यूज़ नहीं कर सकते, तो कंजम्पशन एक की प्राइस बढ़ने से दोनों का कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है वो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप या निगेटिव रिलेशनशिप। ये तो हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, बट हम देखेंगे कि इसकी डिमांड या इसकी डिमांड में परसेंटेज चेंज होता है, तो इससे क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे अफेक्ट होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, इट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। बट कौन सी अनदर कमोडिटी, जो रिलेटेड है, रिलेटेड यानी एक तो कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर सब्सटीट्यूट है। अब यहाँ पे जो चेंज होता है, वापस से बात, यहाँ पे जो चेंज होता है ये हमेशा कौन सा चेंज रहेगा, ये रहेगा परसेंटेज चेंज, ठीक है, हमेशा रहेगा परसेंटेज चेंज। क्योंकि इलास्टिसिटी है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को चेंज कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए टू द परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ बी। यहाँ पे चेंज क्या है समझना, यहाँ पे दोनों जो क्वांटिटी डिमांडेड जिसकी स्टडी कर रहे हैं और प्राइस जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो अलग अलग गुड्स है, ना कि सेम गुड। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या देखा था, प्राइस इलास्टिसिटी में भी सेम चीज़ देखी थी अपन ने, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम गुड्स की थी। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड अगर एक गुड की है तो प्राइस रहेंगी उसके रिलेटेड गुड्स की, इसी को बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ए है ओरिजिनल कमोडिटी और बी है अनदर कमोडिटी। अनदर है पर कैसी है, रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड नहीं है तो स्टडी करने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे अब इसी को उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, और इसी के बेसिस पे अपन क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। जैसे अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनाया है वैसे ही उन्होंने क्रॉस इलास्टिसिटी के भी फॉर्मूले वैसे के वैसे बनाए हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट का केस हो
या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस हो, हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे अफेक्ट होती है। अब जब सब्स्टिट्यूट होता है ना, तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है तो समझना, अगर किसी ओरिजिनल गुड की प्राइस 20% से बड़ी, ओरिजिनल गुड की प्राइस 20% से बड़ी, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी 20% से बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाती है, 20% से बढ़ जाती है। तो दोनों भी एक साथ बढ़ रहे, तो आंसर हमेशा कैसे आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमेशा याद रखना, जो क्रॉस इलास्टिसिटी रहती है वो सब्स्टिट्यूट की, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर प्लस में है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हमेशा प्लस में रहता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ऐसा नहीं रहता। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, प्राइस ऑफ ओरिजिनल गुड और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या रहता है, इन्वर्स रिलेशन रहता है। मतलब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। मतलब एक अगर घट रहा है, मतलब एक निगेटिव में जा रहा है, तो उसका अपोजिट दूसरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निगेटिव में जाएगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस पॉजिटिव में रहेंगी, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पॉजिटिव में रहेगा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निगेटिव में जाएंगी। तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, न्यूमरेटर में माइनस की साइन हो या डिनोमिनेटर में माइनस की साइन हो, पूरा आंसर कैसे आने वाला है, माइनस में आने वाला है। इसी वजह से जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, वो हमेशा कैसी रहती है, माइनस में, और जो सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी रहती है वो हमेशा पॉजिटिव में, प्लस में रहती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो हम सब्स्टिट्यूट को पकड़ के चलते हैं पहले, फिर बाद में अपन कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ आएंगे। इसकी इलास्टिसिटी वापस पॉजिटिव होती है। बट अगर दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहे, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहे, तो क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। ये थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट अपन समझेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी क्या, समझना क्या हो रहा है कि अगर वो बोल रहे हैं कि प्राइस 1% से भी बड़ी, प्राइस 1% से भी बड़ी, तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड की कॉम्प्लीमेंट्री जो सब्स्टिट्यूट गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनफाइनाइट परसेंट से बढ़ जाएगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या हो गया कि ओरिजिनल गुड की प्राइस 1% से बढ़ी, तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनफाइनाइट परसेंट से बढ़ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट आने की वजह से जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर है तो जो तुम्हारा क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैसा रहता है, वो पॉजिटिव रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है, टिपिकली 1 से ज़्यादा रहता है। और अगर एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव ही रहेगा हर बार, बट यहाँ पे स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इनफाइनाइट, क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो बहुत हाई, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्या रहेगा, लो रहेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि अगर वीक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक दूसरे के इतने पक्के नहीं है, हमेशा एक साथ यूज़ नहीं होते, तो क्या हो जाएगा, उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी रहेंगी वो स्लाइटली निगेटिव रहेंगी। स्लाइटली निगेटिव यानी थोड़ी सी निगेटिव में जाएंगी। बट अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट रहे कि हमेशा यूज़ करेंगे तो एक साथ ही यूज़ करेंगे, नहीं तो इनका सेपरेटली यूज़ नहीं हो सकता, दो जिसमें एक जान, अगर ऐसा है तो इस केस में उनकी जो निगेटिव इलास्टिसिटी रहेंगी या निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा निगेटिव रहेंगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो ये हो गया। तो पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेंगी, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो इनफाइनाइट रहेंगी, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इनफाइनाइट रहेंगी, क्लोज है तो बहुत हाई रहेंगी, और नॉट सो क्लोज है तो उनकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमें देखा था कि क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव रहेंगी, और वीक कॉम्प्लीमेंट है तो थोड़ा सा ही निगेटिव रहेंगी, और अगर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है तो क्या रहेंगी, बहुत ज़्यादा निगेटिव रहेंगी। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव और निगेटिव की बात तो कर ली, बट अगर
क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो रही तो इसका मतलब है कि दोनों गुड्स कैसे हैं, अनरिलेटेड है, उनके दोनों में से कोई रिलेशन नहीं है, ना कि वो सब्स्टिट्यूट है ना ही वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस केस में क्या रह जाएगा, वो अनरिलेटेड हो जाएंगे। और अनरिलेटेड केस में अपन जनरली क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली जीरो ही आने वाला है। द चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड हैव नो इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अनदर गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा और इस पेंसिल का कोई लेना देना है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, अनरिलेटेड गुड्स हो जाएंगे। बट इस पेंसिल का और टैब का लेना देना है तो ये क्या हो जाएंगे, और जनरली साथ में कंज्यूम होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अगर मैं इस टैब की बात करूँ, एंड्रॉयड टैब और आईपैड की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट गुड्स हो जाएंगे। अब ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे काम आती है। सबसे पहले प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड करने के लिए काम आती है। फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड इफ अ क्रॉस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 द फर्म माइट फेस लॉसेस इफ इट इंक्रीजेस द प्राइस एंड कुड हैव बेनिफिट फ्रॉम लोअरिंग प्राइस। अब समझना, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी और किसकी, सब्स्टिट्यूट की, एक से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा कि अगर तुमने प्राइस बढ़ा दी, तो लोग क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल भी ले लेते, तुमने टी की अगर प्राइस बढ़ा दी तो लोग स्विच हो जाएंगे किसकी तरफ, लोग स्विच हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब लोगों कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी और वो भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम कम क्वांटिटीज़ बेच पाओगे। बट अगर तुमने प्राइस घटा दी टी की प्राइस घटा दी, तो लोग क्या, कॉफ़ी जो कंज्यूम करने वाले वो क्या बोलेंगे, देखो यार टी की प्राइस तो बहुत घट गई है, तो हम क्या कर देते हैं, हमें स्विच हो जाते हैं टी की तरफ। तो जो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत कम हो जाएगी। बट किस केस में, उस केस में जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट्स है वो क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि वहाँ पे जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं उतना लोग एक गुड से दूसरे गुड्स की तरफ स्विच हो जाते हैं, और जितना स्विचिंग ज़्यादा परसेंटेज में होता है उतना ही प्राइस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर कोई चीज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो सेंसिबल स्ट्रेटेजी क्या बनती है, सेंसिबल स्ट्रेटेजी ये बनती है कि हम प्राइस को कम करें और जो हमारा सब्स्टिट्यूट है उसके जो प्रोडक्ट के कंज्यूमर है उनको अपनी तरफ खींच दे और अपना बिजनेस बढ़ाए। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ये सेट करने के लिए किसने मदद की अपने को, क्रॉस इलास्टिसिटी ने अपने को मदद की, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी अंडरस्टैंडिंग क्रॉस इलास्टिसिटी हेल्प्स फर्म मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। इन्फॉर्म डिसीजन मदद करता है कि अपने को ये समझने में मदद होती है कि कौन से गुड्स ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है, तो उस गुड्स की प्राइस बढ़ी तो हम हमारे गुड्स की भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी गुड्स की प्राइस बढ़ी तो लोग कम कंज्यूम करेंगे तो हमारा लॉस ना हो जाए, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारी प्राइस भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजीज़ बनाने में और सेल्स मैक्सिमाइज करने में और इन्वेंट्री मैनेज करने में ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो काम में आती है अपने, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग क्रॉस इलास्टिसिटी बिजनेस कैन बेटर प्लान देयर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मतलब प्राइस कितना रखना है, एंड रिस्पॉन्ड टू द मार्केट चेंजेस इन्वॉल्विंग रिलेटेड गुड के केस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में अपने बिजनेस में चेंजेस कर सकते हो तुम। बट तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें क्रॉस इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये था हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट, जिसमें अपन क्या करते हैं, रिलेटेड गुड्स की स्टडी करते हैं, एक की क्वांटिटी डिमांडेड चेक करते हैं तो उस रिलेटेड गुड्स का, उसके रिलेटेड गुड का प्राइस चेक करते हैं। और रिलेटेड यानी कौन से, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो ये सारी तीसरी हमारी इलास्टिसिटी थी। पहली इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी देखी थी, दूसरी इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी देखी थी, और तीसरी इलास्टिसिटी देखी हमने क्रॉस इलास्टिसिटी। और उसके बाद में हम लास्ट इलास्टिसिटी देखने वाले हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अब एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी में जो न्यूमरेटर रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। न्यूमरेटर में अपन ने कितनी भी इलास्टिसिटी चेक की तो हमेशा क्या आया है, हमेशा आया है क्वांटिटी डिमांडेड।
चेंजेस आए हैं हमेशा नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इस बार भी डिनोमिनेटर में ही चेंज आएगा, तो क्या हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ गुड्स जो होते हैं जिनकी हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी तो सिग्निफिकेंटली उनका जो सेल्स है वो बढ़ जाता है, बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि कितने भी एडवर्टाइजमेंट कर लो उनका जो सेल्स है वो नहीं बढ़ने वाला। तो इसी को चेक करने के लिए कि कौन से गुड्स कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से उसका सेल्स बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ये चेक करने के लिए हमारे पास होती है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी क्या चेक करता है? इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गुड्स डिमांडेड टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। तुमने अगर तुम्हारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर चेंज किया तो तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज होगी, ये अगर कैलकुलेशन करने हैं तो क्या यूज़ होता है, इसी को क्या बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है, बाकी सारे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी जैसे इसका भी फॉर्मूला क्या है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर, और इस केस में अदर फैक्टर क्या है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी को सिम्बॉलिकली उन्होंने बताया है। तो इसी को अपन लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन एक्सपेंडिचर इनटू इनिशियल एक्सपेंडिचर अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। यही दिया है, अगर ध्यान से देखोगे तो यही दिया है, बस प्लस जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है उसमें थोड़े से उन्होंने क्या किया है शिफ्टिंग किया है, तो जिसकी वजह से फॉर्मूला थोड़ा अलग दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अब एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी के इंटरप्रिटेशन, अगर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ज़ीरो है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर लो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल टू इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन यूर डिमांड इज नॉट at all affected by the advertisement expenditure or change in advertisement expenditure। अब अगर यही ज़ीरो से लेके एक तक है, मतलब एक के कम है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 20% से तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अगर 20% से बढ़ाओगे तो तुम्हारे जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो 20% से कम से बढ़ेगी। मतलब मान लेते हैं कि तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी 15% से, बढ़ेगी तो सही बट बहुत कम प्रपोर्शन में बढ़ेगी, उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जिस प्रपोर्शन में अपन ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया था। ठीक है, तो इस केस में उसकी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी कितनी रहेंगी, 0 से ज़्यादा रहेंगी बट 1 से कम रहेंगी। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी अगर 1 है, इसका सिंपल मतलब है कि अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तुम 20% से बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड भी कितने परसेंट से बढ़ेगा, एग्जैक्टली 20% से बढ़ेगा। तो इस केस में एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी हो गई 1। ठीक है, और अगर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ाओगे तो होगा क्या कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा तुम्हारा 30% से, मतलब 20% से ज़्यादा से बढ़ेगा। ठीक है, 30% तो एक एग्जाम्पल है। तो मुझे बताओ कि कौन से केस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। उस गुड्स का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए जिस गुड्स की एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, जिस गुड्स की इलास्टिसिटी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें मदद मिल रही है कि हम हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे प्लान करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बिजनेस कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के, और वो हम यूज़ कर पा रहे हैं हमारे बिजनेस के डिसीजन को लेने के लिए। तो इसी को बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और भी हम ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं हमारे सेकंड यूनिट पे। हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, बट इस यूनिट में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, उसमें अपन ने 2 ही इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व किया है और इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व किया है, बाकी के इलस्ट्रेशन हमारे सॉल्व करने बाकी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये इलस्ट्रेशंस खत्म करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू खत्म करेंगे, और उसके बाद अपन यूनिट 2.2 चालू करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज होता है विद चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, और उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।